नमस्कार। आज के अध्ययन का प्रकरण है भाषा के विविध रूप। विगत अध्याय में हमने सीखा कि भाषा का स्वरूप क्या है, भाषा की प्रकृति क्या है और भाषा की विभिन्न विशेषताएं क्या होती हैं। इसी क्रम में आज हम सीखेंगे कि भाषा के विविध रूप का विस्तार क्या है। भाषा परिवार के संदर्भ में भाषा कितने दूर तक विस्तृत हो रही है। हिंदी भाषा के विकास सोपानों पर प्रकाश डाला जाएगा। उसके बाद हिंदी भाषा की उपभाषाओं तथा बोलियों का अध्ययन किया जाएगा और इसके उपरांत राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा जैसे प्रत्ययों को भी स्पष्ट करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं भाषा परिवार। भाषा परिवार से अभिप्राय है कि विविध भाषाओं में विभिन्नता के साथ कुछ समानताएं भी होती हैं। उसी समानता के आधार पर उनको एक परिवार के अंतर्गत रख लिया जाता है। जिस प्रकार एक परिवार के सदस्यों की शक्ल, आदतें, व्यवहार आदि अलग अलग दिखाई देते हैं, उसी प्रकार उच्चारण, वर्ण, मात्रा, शब्द आदि भिन्न भिन्न होते हुए भी ध्वनि आदि समानता के आधार पर उन भाषाओं की गणना एक परिवार के रूप में की जाती है। भाषा परिवार के संदर्भ में अधिकांश विद्वानों ने आपसी सहमति से भाषा को 12 परिवारों में वर्गीकृत किया है, जिन्हें यहाँ पर क्रमशः वर्णित किया जा रहा है। भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी, सेमेटिक, हेमेटिक, आग्नेय, यूराल अल्ताई, बांटू, काकेशियन, सूडानी भाषा परिवार, बुशमैन, अमेरिकी परिवार। यह मान्यता है कि भारत और यूरोप के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली कोई एक मूल भाषा थी और उस भाषा के आसपास के भौगोलिक क्षेत्रों में अपनी अपनी भाषाओं का विकास हुआ। संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीन भाषाएं तथा अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, रूसी, हिंदी, बंगला, पंजाबी, गुजराती आदि प्रमुख आधुनिक भाषाएं इसी भाषा परिवार से विकसित हुई। भारत में द्रविड़ नाम का दूसरा भाषा परिवार है। इसमें दक्षिण भारत की मुख्य भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम आती हैं। इन भाषाओं में संस्कृत के मुक्त शब्दों का प्रयोग हुआ है। अतः कह सकते हैं कि ये भाषाएं भारत की अन्य भाषाओं के काफ़ी करीब हैं। भारोपीय परिवार की भाषा से हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। वैदिक संस्कृत से हिंदी तक का विकास इन रूपों में हुआ है। वैदिक संस्कृत, इसमें 4 वेदों की रचना की गई जिनके नाम हैं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। लौकिक संस्कृत, इसमें प्रमुख रूप से रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य लिखे गए थे। फिर पाली प्राकृत आती है भाषा, इसे लौकिक संस्कृत का परिवर्तित रूप ही कहा जाता है। इसके बाद भाषा के विकास क्रम में अपभ्रंश भाषा आती है और अपभ्रंश भाषा प्राकृत भाषा का ही परिवर्तित रूप था। अपभ्रंश के सौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री आदि कई रूप थे। फिर हम बात करेंगे कि भाषा का जो काल क्रमानुक्रम के अंतर्गत विकास हुआ वो किस प्रकार से था। तो हिंदी का आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है और उसके विकास क्रम को हम इस चित्र में देख सकते हैं। जो आदिकाल था उसका समय सामान्य रूप से 1000 से 1500 ईस्वी के मध्य वर्गीकृत किया गया है। फिर उसके बाद मध्यकाल,
मध्यकाल का जो समय है वो 1500 से 1800 ईस्वी के अंतर्गत रखा गया है। और आधुनिक काल को 1800 ईस्वी से वर्तमान काल तक रखा जा रहा है। अब हिंदी भाषा के विकास क्रम के बाद हम बोली की बात करेंगे कि हिंदी भाषा की बोलियां या उपभाषाएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि बोली क्या होती है। तो बोली, जिसे डायलेक्ट कहते हैं, इसे स्थानीय या साधारण लोगों द्वारा अपने समूह या घरों में प्रयोग किया जाता है। बोली उन सभी लोगों की बोलचाल की भाषा का वह मिला जुला या मिश्रित रूप होती है जिनकी भाषा में पारस्परिक भेद को अनुभव नहीं किया जाता है। जब कई व्यक्तियों की बोलियों में पारस्परिक संपर्क होता है तब बोलचाल की भाषा का प्रसार होता है और आपस में मिलती जुलती बोली या उपभाषाओं में हुई आपसी व्यवहार से बोलचाल की भाषा को विस्तार मिलता है और इसे सामान्य भाषा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह भाषा बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। अब बोली के बाद आती है उपभाषा। तो प्रत्येक 5 से 10 किलोमीटर की दूरी में बोली का स्वरूप थोड़ा बदल जाता है और बोली का स्वरूप तो ज़रूर बदलता है लेकिन उसके जो सामान्य रूप होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो भाषा के इसी सामान्य स्वरूप को उपभाषा कहा जाता है। अब आगे हम बात करेंगे हिंदी भाषा की उपभाषाएं और उसके अंतर्गत कितनी बोलियां होती हैं और उनके क्षेत्र क्या क्या हैं। तो इस सारणी में जो आपके समक्ष प्रस्तुत है इसमें हिंदी भाषा की उपभाषा, फिर उसकी बोली और उस बोली के क्षेत्र कौन कौन से हैं उनको स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। तो प्रारंभ करते हैं पश्चिमी हिंदी से। तो पश्चिमी हिंदी में बोली जाने वाली बोलियां कौन कौन सी हैं? वो है आपकी खड़ी बोली या कौरवी, दूसरी ब्रज भाषा, बुंदेली भाषा भी आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, कन्नौजी और हरियाणवी या बांगरू ये भी पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत बोली जाने वाली बोली है। जो खड़ी बोली या कौरवी का क्षेत्र है वो दिल्ली, मेरठ, देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर माने जाते हैं। जो ब्रज भाषा बोली जाने वाली है वो मथुरा और अलीगढ़ के क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य रूप से बोली जाती है। बुंदेली ये सामान्य रूप से जालौन, झांसी, भोपाल और ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है। फिर कन्नौजी, यह मूल रूप से कन्नौज क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है। हरियाणवी या बांगरू, इसका क्षेत्र थोड़ा व्यापक है। यह रोहतक, करनाल, नाभा, पटियाला के पूर्वी भाग और दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास बोली जाती है। फिर दूसरी उपभाषा आपकी है पूर्वी हिंदी। इसकी जो बोली है वो अवधी, ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय एक बोली है। इसका जो क्षेत्र है लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर और जौनपुर माने जाते हैं। दूसरी बोली बघेली, इसका क्षेत्र है रीवा, दमोह, मंडला, जबलपुर तथा बालाघाट। और छत्तीसगढ़ ये भी एक प्रमुख बोली है और इसका क्षेत्र रायपुर, रामपुर और बिलासपुर है। तीसरी उपभाषा है राजस्थानी हिंदी। इसमें जयपुरी ये प्रमुख है और इसके जो क्षेत्र हैं जहाँ पर ये बोली बोली जाती है वो जयपुर, अजमेर और किशनगढ़ हैं। मालवी के क्षेत्र हैं इंदौर, उज्जैन, भोपाल। मारवाड़ी, इस बोली को बोले जाने वाले क्षेत्र हैं जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और मेवाड़। फिर भीली राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। फिर पहाड़ी हिंदी, ये भी एक
प्रमुख उपभाषा है हिंदी की, और इसकी जो बोली है वो पश्चिमी पहाड़ी, इसके क्षेत्र हैं शिमला, मंडी, चंबा और सीमावर्ती प्रदेश। मध्यवर्ती पहाड़ी ये प्रमुख रूप से गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र में बोली जाती है। फिर आती है बिहारी हिंदी। इसकी प्रमुख बोली भोजपुरी है, ये काफ़ी लोकप्रिय है, और इसके जो क्षेत्र हैं वो गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ और गोरखपुर है। फिर मगही का जो प्रमुख क्षेत्र है वो पटना और गया है। तो इस तरीके से आपने विस्तार पूर्वक देखा कि हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं और उन उपभाषाओं की कितनी प्रमुख बोलियां हैं और उन बोलियों के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो भाषा के विविध रूपों के प्रयोग कहाँ और किस तरह से होते हैं तथा इनका हिंदी भाषा से क्या संबंध है, इन प्रश्नों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भाषा में यदि 7 से 8 बोलियां प्रचलित हैं और तब भी इसे एक ही भाषा माना जाता है, तो बोलियां मातृभाषा के विविध रूप ही हैं। यहाँ पर ये कह सकते हैं जो विविध रूप में बोलियों को हम बोलते हैं वो एक ही भाषा है, बस केवल प्रत्यक्षण का अंतर है। और हिंदी का स्वरूप अन्य भाषाओं की अपेक्षा बहुत अलग है। इसमें एक तरफ मानक हिंदी और बोलियों की बात है, तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय विविधता का भी प्रभाव है। हिंदी भाषा के स्वरूप में हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी की छाया भी दिखाई पड़ती है। वैज्ञानिक स्तर पर हिंदी और उर्दू में पर्याप्त समानताएं हैं और सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से दोनों भिन्न भाषाएं हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न ये उठता है कि हिंदुस्तानी भाषा है उसका क्या स्थान है? क्या यह हिंदी और उर्दू दोनों का मिश्रित रूप है? क्या यह दोनों से भिन्न हिंदुस्तानी भाषा है? इन प्रश्नों के चिंतन और विमर्श की बहुत ही आवश्यकता है और इनके द्वारा ही जो इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे, हम हिंदी की अवधारणा को अच्छे से समझ सकते हैं कि हिंदी एक भाषा है या विविध भाषाओं का एक समूह है। अब प्रयोग की दृष्टि से भाषा के रूपों को हम समझने की कोशिश करें कि भाषा जो हम प्रयोग करते हैं या उसका भाषा का जो व्यावहारिक अनुप्रयोग होता है, उसके आधार पर भाषा के क्या रूप हैं या उसके विविध रूप कौन कौन से हैं। तो जिस प्रकार स्वरूप एवं क्षेत्रीयता के कारण भाषा में विविधता आती है, उसी प्रकार भाषा अपनी विविध भूमिकाओं के कारण भी विभिन्न नामों से जानी जाने लगी। बोलचाल की हिंदी राजभाषा, राष्ट्रभाषा का जो आविर्भाव हुआ वो सामाजिक संरचना से हुआ और प्रयोग के आधार पर इसमें शैलीगत विभिन्नता दृष्टिगत होने लगी। इन्हीं संकल्पनाओं के साथ जो अभी हमने पूर्व में चर्चा की, भाषा के जो विविध रूप हैं चित्र में दर्शाए गए बिंदुओं के द्वारा समझे जा सकते हैं। मानक भाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा। तो हम प्रारंभ करते हैं मानक भाषा से कि मानक भाषा क्या होती है। तो मानक भाषा वो होती है जो अभिजात्य वर्ग द्वारा मान्य हो। तो इन बिंदुओं द्वारा इसे हम समझते हैं कि भाषा के स्थिर तथा सुनिश्चित रूप को मानक या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। मानक भाषा शिक्षित वर्ग की शिक्षा, पत्राचार एवं व्यवहार की भाषा होती है। इसके व्याकरण तथा उच्चारण की प्रक्रिया लगभग निश्चित होती है। मानक भाषा को टकसाली भाषा भी कहते हैं। टकसाली मतलब मुद्रण की भाषा। इसी भाषा में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन होता है, इसीलिए इसे हमने कहा मुद्रण की भाषा कहते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, संस्कृत तथा ग्रीक ये जो भाषाएं हैं ये मानक भाषाएं ही मानी जाती हैं।
किसी भाषा के मानक रूप का अर्थ है उस भाषा का वह रूप जो उच्चारण, रूप रचना, वाक्य रचना, शब्द और शब्द रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, प्रयोग तथा लेखन, इन सब की दृष्टि से उस भाषा के सभी नहीं तो अधिकांश सुशिक्षित लोगों द्वारा शुद्ध माना जाता हो। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ज़्यादातर लोग, समाज के शिक्षित और सुशिक्षित लोग प्रयोग की दृष्टि से उसे शुद्ध मान रहे हैं। वो भाषा क्या होगी? मानक भाषा। और किसी भाषा का मानक रूप ही प्रतिष्ठित माना जाता है और उस भाषा के लगभग समूचे क्षेत्र में मानक भाषा का प्रयोग होता है। मानक भाषा एक प्रकार से सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है और उसका संबंध भाषा की संरचना से न होकर सामाजिक स्वीकृति से होता है कि समाज के कितने अधिक लोग उसे मानकीय रूप प्रदान कर रहे हैं और उसको अपनी स्वीकृति दे रहे हैं कि भाषा का मुद्रण के रूप में उसे माना जाए। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि मानक भाषा को इस रूप में माना जा सकता है कि समाज के एक वर्ग जो मानक होता है, किसी भी समाज का एक वर्ग अभिजात्य होता है और जो अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण होता है। अभिजात्य वर्ग सभी लोग समझते हैं, उसे सबके द्वारा मान्यता मिलती है, उसे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और तथा समाज में उसी का बोलबाला होता है, उसी का खाना पीना, उसी के रीति रिवाज अनुकरणीय माने जाते हैं। तो मानक भाषा मूलतः उसी वर्ग की भाषा होती है। अब संपर्क भाषा की बात करें तो संपर्क भाषा क्या होती है? तो अनेक भाषाओं के अस्तित्व के बावजूद यदि कहीं किसी विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति, राज्य तथा देश विदेश के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे संपर्क भाषा कहा जाता है। एक ही भाषा परिपूरक भाषा और संपर्क भाषा दोनों हो सकती है। आज भारतवर्ष में संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी प्रतिष्ठित होती जा रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी है। संपर्क भाषा के रूप में जब भी किसी भाषा को देश की राष्ट्रभाषा अथवा राजभाषा के पद पर आसीन किया जाता है तब उस भाषा से कुछ अपेक्षाएं भी रखी जाती हैं और जब वह भाषा लिंगुआ फ्रैंका के रूप में उभरती है तब राष्ट्रीयता या राष्ट्रता से प्रेरित होकर वह प्रभुता संपन्न भाषा बन जाती है। यह तो ज़रूरी नहीं कि मातृभाषा के रूप में इसके बोलने वालों की संख्या अधिक हो, पर द्वितीय भाषा के रूप में इसके बोलने वाले बहुसंख्यक होते हैं। राजभाषा, तो राजभाषा को इस अर्थ पे समझा जा सकता है कि जिस भाषा में सरकार के कार्यों का निष्पादन होता है वह राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा सारे राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा होती है, जबकि जो राजभाषा होती है वो केवल सरकार के कामकाज की भाषा होती है। जितने सरकारी पत्राचार होते हैं वो शासकीय पत्राचार में जो संप्रेषण का माध्यम होती है वो राजभाषा होती है। भारत के संविधान के अनुसार हिंदी संघ सरकार की राजभाषा है और संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है। राज्य सरकार की अपनी अपनी राज्य भाषाएं होती हैं। जितने भी हमारे यहाँ राज्य हैं उनकी अपनी अपनी राजभाषाएं हैं और राजभाषा जनता और सरकार के बीच एक सेतु का कार्य करती है, मीन्स संपर्क साधती है। और किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की उसकी अपनी स्थानीय राजभाषा उसके लिए राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक होती है। आज हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। राजभाषा के बाद अब राष्ट्रभाषा के प्रत्यय को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। तो राष्ट्रभाषा का जो शाब्दिक अर्थ होता है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा, अर्थात वो भाषा
जो आम जन की भाषा होती है या जनमानस की भाषा होती है। और जन भाषा देश के विभिन्न भाषा भाषियों में पारस्परिक विचार विनिमय की भाषा होती है, जिसे देश के अधिकांश नागरिक समझते हैं, पढ़ते हैं या बोलते हैं। जनमानस या स्थानीय एवं तात्कालिक हितों व पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र की कई भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुनकर उसे गौरव, एकता, अखंडता और राष्ट्रीय अस्मिता का एक आवश्यक उपादान समझने लगती है, तो वही उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा की आवश्यक विशेषता देश में विभिन्न समुदायों के बीच भावनात्मक एकता स्थापित करना होता है। एक भाषा कई देशों की राष्ट्रभाषा भी हो सकती है, जैसे अंग्रेजी आज अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा आदि कई देशों की राष्ट्रभाषा है। और संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा तो नहीं मिला है, लेकिन इसकी व्यापकता को देखते हुए इसे राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। राजभाषा के रूप में हिंदी अंग्रेजी की तरह न केवल प्रशासनिक प्रयोजनों की भाषा है, बल्कि उसकी भूमिका राष्ट्रभाषा के रूप में भी है, और वो हमारी सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता की भी भाषा है। इस प्रकार आज हमने हिंदी भाषा के विविध रूपों के अंतर्गत हिंदी के व्यापक विस्तार को जाना, समझा, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, उसके अंतर्गत कितनी बोलियां हैं और उसका व्यापक क्षेत्र कहाँ कहाँ तक विस्तार लिए हुए हैं। उसके बाद प्रयोग के आधार पर भाषा की विविधता को समझने का प्रयास किया गया और भाषा के विभिन्न रूपों जैसे मानक भाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और राजभाषा को भी समझा गया। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भाषा जितनी विस्तृत है उतने ही व्यापक उसके रूप हैं। कालक्रमानुसार भाषा अपना स्वरूप संवारती रही और विविध रूपों में अपने रूप को निखारती रही। इस भाषा के अनेकों स्वरूपों पर निर्माण संभव हो सका। इस प्रकार आज हम मानक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा आदि विभिन्न रूपों में भाषा को समझ सकते हैं। महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा को राष्ट्र की आत्मा की संज्ञा दी। उनके अनुसार किसी देश की राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए सहज और सुगम हो, जिसको बोलने वाले बहुसंख्यक हों और जो पूरे देश के लिए सहज रूप में उपलब्ध हो। उनके अनुसार भारत जैसे बहुभाषी देश में हिंदी ही राष्ट्रभाषा के निर्धारित अभिलक्षणों से युक्त है। प्रस्तुत अध्ययन श्रृंखला को विस्तार देते हुए अग्रिम अध्ययन प्रकरण हिंदी भाषा की विशेषताएं होगा, जिसमें भाषा की प्रारंभिक व्याकरणिक विशेषताओं पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ ये पाठ आज का समाप्त होता है। धन्यवाद।